हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो ना बच्चे। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज का जो क्लास होगा, क्लास नंबर 9 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 8 क्लास करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक रहेगा गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम में लुसेंट से क्वेश्चन आते हैं, या वो आप भली बातें जानते ही है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए जितना हो सके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यभूति वर्धन। चलिए आगे आपको है, यहाँ पे आपको राज्य दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में इसको राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए मिलान करते हैं कि वर्धन वर्धन की राजधानी क्या हो जाएगा? थानेश्वर हो जाएगा। वर्धन की राजधानी थानेश्वर, और मौखरी की राजधानी कहाँ होगा? कनौज हो जाएगा। मौखरी की राजधानी कनौज, और वकाटक की राजधानी हो जाएगा पोरिका, और मैत्रक की राजधानी हो जाएगा वल्लभी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, अगला फिर से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे राजवंश दिया गया है, यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। वर्धन वर्धन राजवंश का संस्थापक बताइएगा, इनमें से आंसर क्या होगा? 3 का मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे होगा आपको वर्धन हो जाएगा आपको पुष्यभूति, और उसके बाद मौखरी क्या होगा बताइएगा। चलिए बताइएगा मौखरी क्या होगा। 3 का आंसर बराबर बताइएगा आप लोग क्या होगा। 3 का याद रखिएगा। मौखरी की हम बात करें, मौखरी हो जाएगा विधि शक्ति हो जाएगा, इसका संस्थापक है। उसके बाद वकाटक, वकाटक होगा आपको ईशान वर्मा, ईशान वर्मा, और मैत्रक हो जाएगा भट्टारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कूट में हम बात करें, कूट में ऑप्शन नंबर कौन होगा? 3 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कूट में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आपको जूम आउट करते हैं, और यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि कदम्ब राज की स्थापना मौर्य शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। बताइएगा। कदम्ब कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, 4 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयंती या वनवासी को। ठीक है, याद रखिएगा अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है 5 नंबर, निम्नलिखित में से वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? चलिए बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। 5 की याद कीजिएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। चलिए अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, हर्षचरित किसने लिखी थी? काफी इंपोर्टेंट है। हर्षचरित एक पुस्तक का नाम है, उसमें वो पुस्तक जो लिखा था वो किसने लिखा था, ये आपको बताना है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा? बाणभट्ट, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बताइएगा, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये रेलवे में भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा वृहत संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वृहत संघ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा। 8 का याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा।
नौ का याद कीजिएगा हर्षवर्धन को बोलते हैं। द्वितीय अशोक किसको बोलते हैं? हर्षवर्धन को। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइएगा 10 नंबर क्वेश्चन पर कि बाण भट्ट किस सम्राट की राज दरबारी कवि थे? 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के। अगला है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? बताइएगा कौन सा अभिलेख से मिलता है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? बताइएगा 11 का आंसर क्या होगा। 11 का याद रखिएगा एहोल अभिलेख में, ये काफी इंपोर्टेंट अभिलेख है एहोल अभिलेख, ठीक है। प्रतापशील होनहरीन केसरी, प्रतापशील होनहरीन केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसके थी? बताइएगा प्रतापशील होनहरीन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न से किसकी थी? बताइएगा 12 के आंसर बताइएगा क्या होगा। 12 याद रखिएगा किसका था? याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कनौज किया था, ऑप्शन नंबर सी कनौज। अगला है सकलोतप्रांथम, क्या है? सकलो प्रांतनाथ किससे कहा गया है? सकलोत सकलो तराफनाथ, सकलो तराफनाथ किससे कहा गया है? बताइएगा सकलो प्रांतनाथ किससे कहा गया है? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। 14 याद रखिएगा हर्षवर्धन को कहा गया है, हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन को। अगला है हुएनसंग ने किस शिलादित्य कहा है? हुएनसंग ने किसे शिलादित्य कहा है? हुएनसंग ने किसे शिलादित्य कहा है? बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा हर्षवर्धन को कहा गया है, हर्षवर्धन को। अगला है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा। 16 का याद रखिएगा हर्षवर्धन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन ने पूछा मतलब किया था। ये आपको देखिए आरआरबी रांची में टेक्निकल टीसी यानी टेक्निकल होगा, रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा शशांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शशांक इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन पर। बताइएगा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताइएगा 18 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो याद रखिए किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे याद रखिएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कन्नौज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ठीक है। अगला है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ठीक है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा प्रयाग में। चलिए आगे देखते हैं, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा हरियाणा में, कहा है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मौखरी नरेश ग्रहम वर्मन से, मौखरी नरेश
ग्रह वर्मा से हुआ था, ग्रह वर्मा से हुआ था। मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से विवाह हुआ था। अगला है हर्षवर्धन आग्रह राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, गौर नरेश शशांक ने, गौर नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष समोत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी बताइएगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष समोत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी बताइएगा। 25 का, 25 के याद रखिएगा, अपने राज्य राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर के कनौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने ले गया, याद रखिएगा। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? कनौज किस प्रदेश में स्थित है बताइएगा। कनौज किस प्रदेश में है याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कनौज किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। हुएनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हुएनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था बताइएगा। 28 का, 28 का याद रखिएगा, मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी होगा, हो जाएगा मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था, कवि बाणभट्ट निवासी था बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, थानेश्वर का था। ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, हर्षवर्धन था। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजित किया था, कहाँ किया था बताइएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था बताइएगा। 31 का आंसर क्या होगा 31 के याद रखिएगा, कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा कन्नौज या प्रयाग में। अगला है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी नाटकों के मतलब नाटककार थे बताइएगा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के नाटकाकर थे बताइएगा, नाटककार थे बताइएगा। 32 का आंसर क्या होगा 32 की याद किया, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के। ठीक है, अगला है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया बताइएगा। 33 का, गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया, हर्षवर्धन ने पराजित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है बताइएगा। बताइएगा 34 का आंसर क्या, क्यों याद करते हुए हुएनसांग को? तो याद रखिएगा, शिव की रचना के लिए, शिव की रचना के लिए, शिव की रचना के लिए, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यानी हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा 35 के याद रखिएगा, बतासी या बदामी। ऑप्शन नंबर ए होगा, बतासी या बदामी। चलिए, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एकमात्र बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम था बताइएगा। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम बताइएगा, नाम था 36 का बताइएगा। तो याद रखिएगा, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? आइए बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो 37 की याद किया, किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था, हर्षवर्धन ने भेजा था। ठीक है, अगला है,
आइएगा अगला 38 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट टाइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने अ, जिसने जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। आइए बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा। वांग वेन त्सो, वांग, ऑप्शन नंबर ए होगा वांग वेंग से। ठीक है, अगला है किस चीनी यात्री को वर्तमान सांख्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस चीनी यात्री को वर्तमान में सांख्य मुनि भी कहते हैं और यात्रियों के राजकुमार भी कहा जाता है। बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा वेनसंग को कहते हैं, किसको बोलते हैं, वेनसंग को। वेनसंग भारत में लगभग कितने साल रहा। वेनसंग ने भारत में लगभग कितने साल रहा, बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा। तो वेनसंग ने 14 साल भारत में रहा। कितने साल, तो 14 साल। अगला है वेनसंग के समनार्थ एवं महान महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 में करवाया। बताइएगा वेनसंग के समानार्थी एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। बताइएगा याद रखिएगा कहाँ कराया, याद रखिएगा कनौज में। ऑप्शन नंबर ए कनौज में। अगला है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला आज भी लगता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, यानी अग्रगमन मतलब कि आना जाना को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। चलिए 43 का बताइएगा, याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। बताइएगा निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा हर्षवर्धन ने दिया था। किसने, हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, आइएगा 45 में क्वेश्चन मिलान करना, यहाँ पे मिलान कीजिएगा। रचना कर दिया गया है, रचना यहाँ पे रचना है और यहाँ पे रचनाकर है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए हर्षचरित कदम्बरी के रचनाकर का नाम बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट ये सब है, तो सिंपली याद रखिएगा हर्षचरित और कदम्बरी, हर्षचरित और कदम्बरी के रचनाकर का नाम बताइएगा। कौन हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएगा। कौन होगा, बाण भट्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बाण भट्ट होगा। ये मिलान करते यहाँ पे बाण भट्ट हो जाएगा। उसके बाद नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के रचनाकर बताइएगा। कौन होगा, याद रखिएगा भर्तृहरि, सामने होगा भर्तृहरि। सूर्य शतक के रचनाकर बताइएगा, तो ये होगा मयूर। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये इंपोर्टेंट है, बताइएगा नागानंद, प्रियदर्शी, ये सब रत्नावली इसका रचनाकर बताइएगा। तो डी के कौन होगा, हर्षवर्धन हो जाएगा यहाँ पे, हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है या नहीं था, बताइएगा 46 का। तो 46 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कालिदास, ये नहीं था। ठीक है, आइए 47 का नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कथन ए बोल रहा है क्या, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। और कारण आल बोल रहा है कि हर्षवर्धन को गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। बताइएगा क्या आंसर होगा 47 का। तो 47 का देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
कौन सुमेलित है बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, 48 का बताइएगा, 48 का कौन सुमेलित है, तो याद रखिएगा सभी सुमेलित है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, सभी सुमेलित है। ठीक है। अवंती जो थे हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद थे महासेनापति हो जाएगा, कुंतल हो जाएगा सेनापति अश्व सेना का। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा हो जाता है, घोड़ा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। आइए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट है कि किसका ये कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उससे जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा। तो किसने कहा था, राजकुमार ने कहा था। यात्री के राजकुमार कौन है, वेंसंग। ठीक है। अगर हर का अर्थ था, अगर हार का अर्थ है, अगर हार का अर्थ था बताइएगा 50 का, तो याद रखिएगा ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घाटी तंत्र तुलना यंत्र का प्रयोग होता था, बताइएगा घाटी तंत्र तुलना यंत्र का प्रयोग होता था। बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा। 51 का बी होगा, खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी, खेत की सिंचाई के लिए। आइए अगला देखते हैं, आपके स्क्रीन पे 52 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, बताइएगा 52 का। एरीपत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि, ऑप्शन नंबर ए होगा, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भूराजस्व की सीमा थी, हर्ष के काल में भूराजस्व की सीमा कितना थी, बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा। तो 53 के याद रखिएगा 1/6 से 1/10, यानी 1/6 से लेके 1/10 तक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मौखरी शासकों की राजधानी डैश डैश थी, मौखरी शासकों की राजधानी डैश डैश थी, बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कनौज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कनौज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और अगला जो टॉपिक रहेगा विविध रहेगा, अगला टॉपिक क्या रहेगा, क्या रहेगा, विविध रहेगा अगला टॉपिक। और याद रखिएगा आप रिवीजन करते रहिएगा, इससे पहले भी हम वीडियो बनाए हुए हैं जो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट में होगा लुसेंट सीरीज का, तो सिंपली जाके रिवीजन करते रहिएगा। और कल ये आपको वीडियो होगा, कल ये टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद होगा पूर्व मध्यकालीन, उत्तर भारत हो जाएगा राजपूत काल। ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो का समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।